फिर से एक बार चरक अकेडमी में स्वागत है। फिर तो हम लोग पढ़ चुके थे प्रकाश का परावर्तन और तथा अपवर्तन के चैप्टर में प्रकाश का परावर्तन के नियम तक पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब, ठीक, इमेज। तो हेडिंग डालकर लिख लीजिए इमेज। मतलब इमेज किसे कहते हैं? प्रतिबिंब। ठीक है, हाँ। तो मेरे प्यारे छात्रों, कुमार मित्तल का हर देखो थ्योरी हो जाने के बाद कुमार मित्तल का जो बुक है उसका एक एक सवाल हम लोग करवाएंगे। मतलब एक एक सवाल का वीडियो आप तक भेजेंगे। ठीक है, तो इस तरह पहले जितना थ्योरी है सभी को मन से पढ़िए ताकि सवाल में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। ठीक है, तो देखो प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? हेडिंग डाल लीजिए, समझ लीजिए। तो कह सकते हैं कि यदि प्रकाश की किरण किसी वस्तु के बिंदु से चलकर परावर्तन के बाद किसी दूसरे वस्तु के बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे मतलब उस बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लेना लो प्रतिबिंब का डेफिनेशन, यानी प्रतिबिंब की परिभाषा में लिख लेना आप सभी लोग। अब देखो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज, प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब भाई दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक तो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज। हम कहेंगे वास्तविक, तो वास्तव में होता है, इसका मतलब हम अपना हिंदुस्तान में इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं, मेरे लड्डू लाल टमाटर। ठीक है, तो इससे कैसे बूढ़ा लोग बोलते हैं ना कि मतलब रियल में ये काम हुआ है, मतलब सच में काम हुआ है या वास्तव में काम हुआ है। तो एक तो वास्तविक होता है और एक तो आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। आभासी प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो देखो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं समझ लो। यदि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, परावर्तन के बाद किसी दूसरे बिंदु पर अगर वास्तव में मिलती है, ठीक है, वास्तव में मिलती है तो इस बिंदु को बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो इस हेडिंग में डाल कर लिख लेना लो वास्तविक प्रतिबिंब में। अब देखो आभासी प्रतिबिंब को मतलब कैसे डिफाइन करेंगे, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब यदि वह बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद इसे मिलेगी, तो देखो ऐसे डायरेक्ट मिलेगी किरणें। ठीक है, जब मिलती हुई प्रतीत होगी यानी डॉट डॉट से दिखाते हैं। किसी भी वस्तु से चलकर प्रकाश किरण अगर जाएगी तो उसको डॉट डॉट से दिखाते हैं। तो जिस बिंदु पर जाकर मिलेगी या मिलती है, तो अगर डायरेक्ट मिल जाएगी, ऐसे मिलेगी, रेखा को सीधा सीधा मिल जाएगी, तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब। अगर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको दिखाते हैं भैया डॉट डॉट से, मतलब जो रेखा बनाएंगे वो डॉट डॉट से बनाते हैं। ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब में हो जाएगा यदि वस्तु बिंदु से, यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ठीक है, लिख लो, यदि बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, ठीक है, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आभासी प्रतिबिंब का डेफिनेशन यानी परिभाषा। ठीक है, अब समझो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अभी आज पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो देखो समतल दर्पण जैसे अपना शीशा हो, घर में थोबड़ा बड़ा देखते हो और अपना चेहरा और खूब बढ़िया से सुंदर हो, वो देखते हो ना कि हम कितना सुंदर है क्रीम पाउडर लगा कर। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, समतल दर्पण में हम दर्पण से यानी अपना शीशा से जितना दूरी पर खड़े रहेंगे उतना ही दूरी पर शीशा में मतलब समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब बनेगा। देखो अगर यहाँ पे हम दर्पण से अगर मान लो 25 सेमी की दूरी पर खड़े हैं, कोई व्यक्ति है 25 सेमी की दूरी पर अगर खड़ा है तो जो दर्पण ही दिखाई दे रहा है, तो दर्पण में भी अंदर की तरफ मतलब घुस कर मत देखना, नहीं तो शीशा उसे फट उठ जाएगा भैया। ठीक है, मतलब दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है तो वो भी दर्पण के अंदर 25 सेमी की दूरी पर ही
वास्तविक मतलब इसका इमेज बनाएगा, प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, अब समतल दर्पण में कुछ नहीं है। अगर सवाल बस ये पूछेगा कि यदि कोई वस्तु समतल दर्पण से अगर 20 सेमी की दूरी पर रखी है तो समतल दर्पण में कितनी दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो जितनी दूरी पर भैया रखा रहेगा उतने ही दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। इसमें ज्यादा कोई लिखने वाला नहीं आता है, बस सवाल ही आता है। ठीक है, यही पूछेगा। अगर मान लो कि हम कहें कि कोई वस्तु 10 सेमी की दूरी पर रखी है तब उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण में, कोई और दर्पण में नहीं, समतल दर्पण में अपना जो चेहरा फेस देखते हैं खूब सुंदर सा, तो 10 सेमी का ही उसके समतल दर्पण में ही उसका प्रतिबिंब यानी वो अपना चेहरा अपना फेस देख सकता है। जो बनेगा उसका वो 10 सेमी की दूर में ही उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं आएगा, बस सवाल ही आता है। ठीक है, तो बहुविकल्प में भी पूछ सकता है। तो जितना दूर रखा रहेगा उतना ही दूर इसका प्रतिबिंब बनेगा, हो जाएगा। अब देखिए गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। देखो ये होता है कोई खोखले गोले का भैया भाग होता है, एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। ठीक है, जिसमें एक तरफ इसका पारे तथा लाल ऑक्साइड का पेंट किया जाता है। इसमें 2 तल होता है, 2 तल। कितने भैया तल होता है? 2 तल। जैसे मान लो कि कोई भी है, जैसे हाथ भी है तो एक तरफ ये तल है दूसरे तरफ ये तल है। ठीक है, तो एक तरफ का ये जो तल दिखाई दे रहा है ये लाल ऑक्साइड तथा पारे द्वारा पेंट किया जाता है। ठीक है, मतलब इसको कलाई कर देते हैं। और दूसरा इसका परावर्तक तल होता है, मतलब यहाँ से प्रकाश का किरण आएगी और परावर्तन होने के बाद ना जाने कहाँ किसके घर में जाएगी। ठीक है, अब दूसरा तल इसका भैया होता है परावर्तक तल। ठीक है, तो ये होता है गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। लिख लेना लो, नोट्स बनाते लेना, बड़े हो गए लोग। ठीक है, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण। ये होता है कॉन्केव मिरर। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो देखो आप डिफाइन कैसे करेंगे अवतल दर्पण को, मतलब देखो अवतल दर्पण देखो डिफाइन कैसे कर लेंगे। अवतल दर्पण मतलब वह दर्पण जिसमें परावर्तक तल दबे हुए भाग से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो इसको आराम से लिखिएगा कि वह दर्पण जिसमें परावर्तक तल दबे हुए भाग से होता है। देखो दबे हुए भाग से होता है, जिससे यहाँ से इसका परावर्तन होगा। ठीक है, बाहर से कलई किया रहता है और अंदर से देखो इसका परावर्तक तल होता है। तो लिख देंगे कि अवतल दर्पण में वह दर्पण जिसमें परावर्तक तल मतलब परावर्तन दबे हुए भाग से होता है तो अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब उत्तल दर्पण में देख लो। उत्तल दर्पण में भैया वह दर्पण जिसमें परावर्तक तल उभरे हुए भाग से होता है। अच्छा बताओ, 2 गो तल हो रहा है, एक ही भैया दो गो तल हो रहा है। एक तो मतलब दबे हुए भाग से और देखो एक उभरे हुए भाग से, मतलब एक इधर से परावर्तक होगा और एक बार इधर से। तो जो अंदर से परावर्तक होगा तो अवतल दर्पण कहलाएगा, जब बाहर से मतलब इसके उभरे हुए भाग से होगा तो उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो उत्तल दर्पण को लिख सकते हैं कि उत्तल दर्पण वह दर्पण है इसमें परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, इतना डेफिनेशन लिख लो, आगे देखो। और समझिए गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, मतलब इसमें क्या क्या होता है
कौन कौन से बिंदु को क्या क्या कहते हैं भैया, ये समझेंगे। ठीक है, समझ लो, बना लो, सुगर से बनाना, क्योंकि हमारा बनाने आता नहीं है। ठीक है, इसको काट देना इस तरह, तुम लोग भैया बढ़िया से बनाना। देखो यहाँ पे दर्पण होता है M1 और M2, फिगर समझते रहना। दर्पण होता है M1 व M2, तो होता दर्पण में देख लो, तो ये देखो, ये लाल ऑक्साइड और पारे द्वारा पेंट किया जाता है। ठीक है, लाल ऑक्साइड और पारे द्वारा पेंट, इसको कहते हैं परावर्तक तल। यानी यहाँ से प्रकाश की किरणें आएगी और ठक्कर मार कर जाएगी भैया। ठीक है, तुम लोग का ना ठक्कर मारेगा डालो, यहाँ पे प्रकाश किरण आएगी और टक्कर मार कर चली जाएगी, मतलब टकराने के परावर्तन होने के बाद उसका जहाँ मन करेगी, जहाँ जिससे मिलने का मन करेगा उससे मिल लेगी। ठीक है, इसके बाद ये होता है इसका सेंटर, इसके बाद इसका होता है सेंटर, और सेंटर को दिखाते हैं C। ठीक है, और ये जो बिंदु होता है मतलब दर्पण के परावर्तक तल का, समझना, ये दर्पण है और देखो इसका परावर्तक तल इधर वाला भाग है, इस परावर्तक तल का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, तो अगर हम कहें तो इसको पोल भी कहते हैं या ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुव से का मतलब कह सकते हैं। तो देखो अगर पूछेगा ध्रुव किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हेडिंग आती है पहला वक्रता केंद्र। समझो इधर, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण का एक भाग है वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र की परिभाषा ये जाएगी। देखो वक्रता केंद्र को C से दर्शाते हैं, लिख बिना ना लो कि वक्रता केंद्र को C द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तब हो गया वक्रता केंद्र की परिभाषा, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन था। अब अगली हेडिंग है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र तथा पोल के बीच की दूरी को दर्पण में भैया वक्रता केंद्र। अच्छा बताओ, हमको इस तरह बताओ कि त्रिज्या किसे कहते हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं समझ लो। तो ये मान लो ये दर्पण है, गोलीय दर्पण भैया, गोलीय दर्पण है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई रहती है उसी को कहते हैं त्रिज्या, उसी को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो बताओ यहाँ पे कौन सा बिंदु स्थित है, पोल स्थित है, मतलब दर्पण के मध्य बिंदु को ही पोल कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु रहता है उसी को पोल कहते हैं। तो हम कह देंगे कि सेंटर वक्रता केंद्र, अब यहाँ पे देखो वक्रता केंद्र स्थित है, तो वक्रता केंद्र और सेंटर के बीच की दूरी को भैया हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से सुन लो, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र तथा पोल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालो ध्रुव। अगली हेडिंग है ध्रुव यानी पोल। ठीक है, तो पोल को डिफाइन कैसे करेंगे समझो। तो हम कह सकते हैं कि दर्पण का जो परावर्तक तल है, तो दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं यानी ध्रुव कहते हैं। फिर से सुन लो, लिख लेना, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं यानी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग डाल लेना मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो हाई जो रेखा है भैया इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो रेखा जा रही है इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ऐसे नहीं लिख देंगे मेरे लड्डू लोग, ये जो रेखा जाती है इसे मुख्य अक्ष, वैसे लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव,
दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार सुन लो, डिफाइन करना है मतलब कैसे इसको लिखेंगे, किसे मतलब मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं दर्पण के पोल यानी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सा था। आराम से वीडियो रोक रोक कर उतार लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा लोग। ठीक है, का द्वारक, यह दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। अच्छा, इस तरह भी देखो, इसका नाम से भी देख लो, मिरर, दर्पण का द्वारक, अपर्चर ऑफ मिरर। अच्छा, द्वारक मतलब समझो कि द्वारी है, दरवाजा है। ठीक है, तो देखो दर्पण का द्वारक होता है जो दर्पण के दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला व्यास या मिलाने वाली रेखा, द्वारी। भैया देखो ये दर्पण है। अच्छा, इसका द्वार कहाँ है? ई है। देखो यहाँ पे जो डॉट डॉट लाइन दिखा रहा है, यह इसका द्वार है। हाँ, तो देखो इसको कहते हैं, तो देखो ये परावर्तक तल होता है। बताओ, ये घर है इसका, ये द्वार है, तो हम कह सकते हैं ना कि दर्पण का भैया ये कौन सा घर है? परावर्तक तल है। तो दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को देखो, पूरा लंबाई मतलब आधा लेंगे तो आधा त्रिज्या हो जाती है, तो पूरा लेंगे भैया तो व्यास कहलाता है। तो हम लिख सकते हैं कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, वीडियो रोक कर आराम से लिखिएगा लोग। अब ये हो गया। अब अगली हेडिंग है भैया मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। इसे कैसे डिफाइन करेंगे? कहेंगे ना, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के, देखो ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसी बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं इस तरह, मतलब डिफाइन कर देंगे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन होने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसी बिंदु को या उसी बिंदु पर मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, अब देखो अगली हेडिंग फिर फोकस दूरी। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं समझ लो, फोकस दूरी ये हो जाएगा फोकस। देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो इसको कह सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की लंबाई को फोकस दूरी कहते हैं। बहुत छोटा सा परिभाषा है। ठीक है, फिर से एक बार सुन लो कैसे डिफाइन करेंगे। तो कह सकते हैं दर्पण के ध्रुव, देखो ये ध्रुव हो गया, ध्रुव से फोकस तक, मुख्य फोकस तक के बीच की लंबाई को फोकस दूरी कहते हैं। नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, बहुत छोटा परिभाषा है। ठीक है, अब कहते हैं फोकस तल। अब आती है हेडिंग फोकस तल। भैया फोकस तल किसे कहते हैं समझ लो, लास्ट हेडिंग है फोकस तल यानी फोकल प्लेन, फोकस प्लेन। ठीक है, इसे किसे कहते हैं? इसको कहां से? वह तल जो मुख्य फोकस से होकर जाता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है उसी तल को मुख्य फोकस तल कहते हैं। ठीक है, हो जाएगा। हाँ, तो अगली हेडिंग आती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, ये मिटा दे रहे हैं, इसका परिभाषा सब लोग लिख लेना लो, नोट्स बना लेना लो। अब अगली हेडिंग डाल लो दर्पण की वक्रता के त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, दर्पण की ये जो बताया भैया इसको ध्यान देना, क्योंकि फार्मूला सिद्ध करेंगे, ये फार्मूला सिद्ध करेंगे भैया तो पोल, सेंटर, मुख्य अक्ष, तल, अब यही सब काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझ लो दर्पण के वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। ठीक है, अब देखो इसमें वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है।
तो इसमें देखो अवतल दर्पण में भी वही संबंध होता है और उत्तल दर्पण में भी यही संबंध रहता है। यहाँ पे रख देंगे ये मतलब दर्पण M1 और ये हो जाएगा M2 और दर्पण का मध्य बिंदु भैया क्या कहलाता है? पोल। दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है पोल, ठीक है। और यहाँ पे होती है फोकस दूरी और यहाँ पे होता है इसका सेंटर। बता हम कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और वक्रता त्रिज्या को यहाँ पर जिसे लिखना लो, ठीक है। वक्रता केंद्र तथा पोल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। R से वक्रता त्रिज्या को R द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब फोकस को भैया मतलब फोकस मुख्य फोकस को किससे दर्शाते हैं? यब से मुख्य फोकस को या फोकस दूरी को भी यब द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तनी अब फिगर में समझना लो कि हम कहेंगे बताओ वक्रता त्रिज्या R है तो देखो पूरा भैया यहाँ सेंटर है और यहाँ पे देखो पोल है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी कितनी होती है? R। तो हम कहाँ से कहाँ तक की पूरी दूरी को R लिख दें भैया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R लिख दें। अब जानते हैं फोकस दूरी किससे कहते हैं? बता चुके हैं, अभी डेफिनेशन लिखवाएंगे। फोकस दूरी मुख्य फोकस तथा पोल के बीच की लंबाई को, देखो मुख्य पोल या मुख्य अक्ष, अरे देखो इधर पोल तथा मुख्य फोकस के बीच की लंबाई को मतलब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। तो इसको दर्शा दे अब से बताओ ये पूरा भैया देखो यहाँ से यहाँ तक R है। अगर दो बराबर भागों में बांटे हैं तो बताओ यहाँ से यहाँ तक करें तो ये हो जाएगा R/2 और फिर देखो यहाँ से यहाँ तक करें तो ये हो जाएगा R/2। यानी हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यही होता है संबंध। फोकस दर्पण के वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध यही होता है, ठीक है। तो फिगर बना लेना लो, आराम से लिख देना लो। अब बताओ हम फोकस दूरी को किससे दर्शाते हैं? F से। वक्रता त्रिज्या को किससे दर्शाते हैं? R से। और यहाँ पे by2 यानी हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या इसको इस तरह भी कर सकते हैं, अगर इसका इधर त्रिज्या गुणा कर दें तो हम कह सकते हैं कि 2F बराबर R या R बराबर 2F। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या का मान, अब कहेंगे वहां पे था फोकस दूरी का मान की फोकस दूरी का मान वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब हम कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होता है, ठीक है। अब इतना तक हो गया, ये संबंध याद रखिएगा लोग, क्योंकि R का मान दिया रहेगा सवाल में और F का मान हम यहाँ से भाग देकर निकाल लेंगे, ठीक है। तो कुमार मित्तल का एक सवाल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एक भी छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। तो आज बार इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सिंपल था, अब पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, उसके बाद उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय।